नमस्कार, स्वागत है एलएडब्ल्यू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीन और एवरेज स्पीड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन या फिर इम्पोर्टेंस कहिए या फिर आप लोग जो है वो सिग्निफिकेंस कहिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, वो हम लोगों ने देखा हुआ था। और उससे पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखा हुआ था, उसी का मैक्सवेल बोल्ट्जमान या फिर मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ हम लोगों को 3 टॉपिक जो है वो छोटा छोटा टॉपिक पढ़ना है। और ये टॉपिक आता है किससे डिडक्ट होके, ये आता है एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ही डिडक्ट होके आता है। जैसे ये मीन और एवरेज स्पीड है, उसके बाद जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, उसके बाद जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये तीनों चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, सिलेबस में भी है। तो इसको एक एक करके अलग अलग वीडियो में जो है वो कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे, ताकि ये जो छोटा छोटा है अगर 5 नंबर में अगर पूछा भी जाए तो हम लोग से ये मिस ना हो। नोट्स अगर रेडी रहता है तो आप कभी भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीन और एवरेज स्पीड लेते क्यों हैं, तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। वेलोसिटी नहीं लेते हैं। वेलोसिटी क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी आप लोगों को पता है गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी के साथ। तो उसको अगर हम लोग उसका अगर एवरेज निकालेंगे तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर उसका एवरेज निकालते हैं तो जीरो हो जाता है, लेकिन हम लोगों को वो जीरो से कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई इक्वेशन बनेगा नहीं, कोई आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। तो वेलोसिटी की जगह पे एवरेज स्पीड लेना ही सही रहता है। और उसी एवरेज स्पीड को हम लोग निकालने वाले हैं कि कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन तो पहले से आया हुआ है, पिछले वीडियो से ही मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ही यही हमारा जो इक्वेशन है मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यही चल रहा है। इसी के ऊपर सारा काम जो है वो होगा। तो उसमें क्या किया गया था, अगर आप लोग जो वो उसको मैच करने जाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को इधर उधर देखे, तो क्या हो जाएगा, ये एन यहाँ से उठा के इस एन को यहाँ रख दिया गया है, और ये डी भी यहाँ पे था तो यहाँ पे भेज दिया गया है इसको, ठीक है। और कुछ नहीं किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये डी एन भी बाई एन जो होगा वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए यहाँ पे रखा गया है। अच्छा, इसको हटा के अब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रखा गया है, और कोई रीज़न नहीं है। आप चाहे तो जैसे था इक्वेशन वैसे ही लिख सकते हैं, इसको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड होता क्या है, तो रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एवरेज स्पीड या फिर मीन होता है। ये हम लोग क्लास 10 से करते हुए आ रहे हैं। क्लास 10 में ही मीन और एवरेज निकालने का जो है वो फॉर्मूला दिया गया था। तो वही चीज़ है, क्या करना पड़ता है हम लोगों को अगर मीन या एवरेज निकालना है होता है। तो जैसे यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो जितना नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल होगा उसको इंटू कर देंगे किसका, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो सब मॉलिक्यूल्स का जो भी स्पीड है उसके साथ, जिसको आप लिख सकते हैं जैसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर 10 है तो जैसे लिखते हैं हम लोग N1 N2 N3 प्लस N4 प्लस N5 प्लस N6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 10 है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड निकल जाता है। तो सेम उसी तरह से ये क्या होता है, एवरेज स्पीड निकाला जाता है। ये तो बेसिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो समेसन का साइन हम लोग यूज़ करते हैं एवरेज स्पीड, जो पहले मान लीजिए कि नॉर्मल एवरेज स्पीड निकाला जा रहा है, तो एवरेज स्पीड समेसन के तरह से समेसन लिख के निकाल सकते हैं। या अगर आप समेसन यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो वही N1 प्लस N2 प्लस N3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों रिप्लेस करना पड़ेगा, समेसन के साथ हम लोग नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये डिस्क्रीट फंक्शन के लिए है। ये जो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है या फिर ये जो डेफिनेशन है वो डिस्क्रीट फंक्शन के लिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ये जो मॉलिक्यूल्स होगा वो जैसे कि कुछ भी चीज़ के लिए करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा बटा हुआ। लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूल्स है स्पीड जो है यहाँ पे, वो स्पीड ऐसा भी हो सकता है 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसा टाइप मतलब हो सकता है, 2.2 2.3 2.5 ऐसे टाइप हो सकता है। तो ये कंटिन्यूअस में आता है, मतलब कि कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, वो कंटिन्यू चलते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 1 और 2 देखिएगा तो 1 और 2 के बीच में गैप है, टूटा हुआ है। तो ऐसा टाइप के लिए डिस्क्रीट फंक्शन के लिए होता है ये, ठीक है। लेकिन जब कंटिन्यूअस फंक्शन पिक्चर में आता है तो ये जो समेसन का साइन है उसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा चीज़ वही रहेगा, बस इस फॉर्मूला के हिसाब से पुट किया जाएगा, क्योंकि हम लोग इसी को मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के डिडक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसी से डिडक्ट कर रहे हैं, इसी से निकाल रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है एज द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अप्रोक्सीमेटली कंटिन्यूअस द समेशन हियर शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन साइन। तो समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के टाइम ये ध्यान में रखना है कि ये v वेलोसिटी है तो v के जगह पे v आ चुका है, और ये ni नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था तो n के जगह पे dnv है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, v वेलोसिटी वाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। v यहाँ पे लिखने का मतलब यही है कि जो n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसका वेलोसिटी v है, और ये वेलोसिटी v यहाँ पे लिखा हुआ है। और ठीक उसी तरह से ये जो समेशन में है नीचे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कितना से कितना तक, स्पीड इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और वेलोसिटी की बात होता है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये आप लोगों को पता है। लेकिन जब स्पीड का बात आता है तो 0 से इन्फिनिटी तक ही इसका लिमिट है। ये निगेटिव डायरेक्शन वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसमें ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, आप लोगों को पता होगा। अब देखिए ये अगर हम लोग इसको देखें, ये जो चीज़ है ये क्या है, डायरेक्ट n है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट n है, मतलब यहाँ पे अगर आप n इसके जगह पे n कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n ही है, तो ये 1/n है तो 1/n बाहर निकल जाएगा, यानी 1/n हो जाएगा ये 1/n तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं तो ये हम लोग क्या करना है, DNV लिखना है, ठीक है। v तो यहाँ रहेगा ही, और ये DNV लिखना है। तो DNV लिखेंगे कहाँ से, तो DNV हम लोग यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, जो मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए लिखा गया था, वही चीज़ को DNV बराबर हम लोग लिखेंगे। तो DNV बराबर क्या हो जाएगा, 4πn m/2π kBt होल टू द पावर 3/2 v²। ये v² यहाँ पे भी हो सकता है, अगर आप पिछला इक्वेशन देखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये v² यहाँ पे इसलिए लिखा गया है, यहाँ पे इसलिए लिखा गया क्योंकि v² यहाँ पे पहले से है और यहाँ पे भी लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए क्या किया गया है, इसको पीछे कर दिया गया है, ठीक है। और कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को आप ठीक से देखें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो ये जो भी इक्वेशन है DNV के जगह पर हम लोग इसको पुट करेंगे। तो DNV के जगह पर हम लोग क्या कर दिए, बस उस इक्वेशन को पुट कर दिए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख दिया गया है, इसको पुट कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देते हैं, और जो वेरिएबल टर्म है उसको अंदर ही रहने देते हैं इंटीग्रेशन का, और बाकी चीज़ इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है। तो ये जो बाकी चीज़ है इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए। तो n से n कट जाएगा, ठीक है, n से n कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 4π बचेगा, और बाकी ये वाला टर्म बचेगा, और बाकी ये सारा इंटीग्रेशन के अंदर है। देखिए ये v² है और ये v है, तो v² और v क्या हो जाएगा, v का पावर 3 हो जाएगा, ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो और बाकी ये जितना था वो इतना लिखा गया है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया गया। अब हम लोगों को पता है, पहले भी हम लोगों ने ये किया हुआ है कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन इस डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होता है, हम लोगों को स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। और स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया हुआ है, ये होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला, 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर क्या है हमारे पास, ये देखिए v³ के जगह पे vn है, ठीक है, मतलब कि vn फॉर्मूला में vn है, v टू दी पावर n है, v का पावर n है, और यहाँ पे v का पावर 3 है, यानी कि n के जगह पे क्या है, 3 है, n के जगह पे क्या है, 3 है। तो इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, और यहाँ पे b के जगह पे देखिए, b के जगह पे यहाँ है v² और यहाँ पे क्या है mv²/2 kBt। तो b के जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे m/2 kBt, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूला को हम लोगों को क्या करना है, मिला लेना है, कहाँ पे क्या है, किस चीज़ का है, बस उसको पुट करते हुए जाना है, ठीक है। तो n इक्वल टू यहाँ से इस फॉर्मूला से इसको देखते हुए और इसको देखते हुए हम लोगों ने ये कह दिया कि n इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस इसको पुट करेंगे, ठीक है। बस इस इक्वेशन का रिजल्ट अगर इतना है तो इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पुट करेंगे, और बस b के जगह पे जो है उसको पुट करेंगे, और n के जगह पे क्या करेंगे, जो हमारे पास 3 है वो पुट करेंगे। तो अगर n के जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, 4/2 यानी 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा गामा, ये गामा है, याद रखिएगा, ठीक है, गामा है और ये 2 है, ठीक है, ये गामा है, ये 2 है। तो गामा 2 का वैल्यू होता है हमारे, ये गामा 2 लिख दिया गया है, और गामा 2 अगर आप डायरेक्ट लेके जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका गामा 2 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, गामा 2 का वैल्यू होता है 1। ये गामा फंक्शन होता है, गामा फंक्शन n के जगह पे अगर 2 आ जाता है तो यहाँ पे उसका वैल्यू होता है 1। तो इस हमारे पास सिर्फ ये बचा, अगर हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रल को यूज़ किए तो इसके जगह पे, ठीक है, इसके जगह पे हमारे पास क्या आ गया है, सिर्फ ये आ गया है, ये वाला चीज़ के जगह पे इतना चीज़ आ चुका है, और ये तो पहले से रहेगा ही, जिसका जहाँ n से n कटा हुआ है।
तो बस अब हम लोग क्या करना है, बस इस चीज़ को पुट करना है। तो इसके जगह पे ये पुट करना है, तो इसके जगह पे ये पुट कर दिए और बाकी चीज़ तो वैसे का वैसे ही है, बाकी चीज़ वैसे का वैसे ही है। अब इस b के जगह पे हम लोगों ने जो यहाँ से उठाया हुआ था, b के जगह पे क्या था, m/2 kbt, तो m/2 kbt और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे पुट किया गया है, सिंपल। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, जो नीचे वाला टर्म है 2 kbt, इसको हम लोगों ने ऊपर कर दिया है और स्क्वायर था तो इसको हम लोग क्या कर दिए, 2 का स्क्वायर 4 हो चुका है, kbt का स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ तक तो सब कुछ सेम चल रहा है और यहाँ भी वहाँ भी हम लोगों ने क्या किया है, बस स्क्वायर किया है और कुछ नहीं किया गया है। आगे देखिए अब जो कटने वाला टर्म है कि जिससे जो कट रहा है उसको काट देना है, तो यहीं पे जो है वो मेन खेल होता है, यहीं पे ध्यान देने वाला बात होता है। अब एग्जाम में चाहे तो ये जो यहाँ पे जो आपको स्टेप जो बताया गया है, आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा स्टेप है, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते हैं। बस आप यहाँ से यहाँ तक लिख के और डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इतना जो स्टेप है, ये जो स्टेप है 4 वाला, 1 2 3 4 स्टेप, इसको आप नहीं लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अगर समझ जाते हैं तो समझने के बाद लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है इसको। तो देखिए ये कैंसिल कैसे किया गया है, तो हम लोग जो ये 3/2 है, ये पावर 3/2 है, इस पावर 3/2 को 1 + 1/2 तो लिख सकते हैं। ये जो 3/2 है, इस 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को क्या किया गया है, इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, ठीक है। सेम क्वांटिटी को, इसी क्वांटिटी को एक बार पावर 1 में लिखा गया और एक बार पावर 1/2 में लिखा गया, सिंपल। और जो ये था इसको बस ऐसे ही हम लोगों ने उतार दिया है, kbt का स्क्वायर है और 2 यहाँ से जो 2 से 2 यहाँ से 2 से जो 4 कट के 2 आया हुआ है वो वाला 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अब जो जहाँ से कट रहा है उसको काटते हैं। अब कैसे कट रहा है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाई है तो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई यहाँ पे कट गया, और ये देखिए ये जो 2 है यहाँ पे, ये 2 है, इस 2 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसको हाथ नहीं लगाना है आपको, क्योंकि इसका होल पावर हाफ है, तो जिसका पावर हाफ होगा ये उसी से कटेगा बाद में जाके। अगर कोई रूट वाला आ जाता है तब जाके कटेगा, या फिर रूट वाला पावर में या फिर पावर में कुछ आ जाता है तो वहाँ से जाके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, या फिर जब ज़रूरत पड़ेगा तो आधा आधा बांट भी सकते हैं, क्योंकि एक क्या होता है √+ √1 इंटू √1 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, √1 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बांट सकते हैं, वो बाद में किया जाएगा जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों का जो रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जो कट रहा है पाई से पाई कट गया, 2 से 2 यहाँ पे कट गया, उसके बाद kbt था तो kbt kb और t, तो kb और t यहाँ पे क्या है, कट गया। देखिए यहाँ पे kb2 का स्क्वायर है यानी 2 kbt है, तो 1 kbt यहाँ से कटा और 1 kbt यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। और m स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे m स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक m कटा हुआ है, यहाँ पे m एक बचा हुआ है, ठीक है। तो जो बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचा, 4 बचा हुआ है, इसको लिख लेते हैं। फिर ये पूरा कट गया, इसमें कोई चीज़ नहीं बचा, जो बचा वो इसका चीज़ बचा, ये पूरा का पूरा बच गया ऐसे ही। यहाँ पे क्या बचा, kbt/m बचा, तो kbt/m हम लोगों ने लिख दिया यहाँ से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए अब यहाँ पे यही चीज़ करने वाले हैं कि इस kb और t को √kb इंटू √kb लिख सकते हैं। √kb इंटू √kb इज इक्वल टू kb हो जाता है, फिर √t इंटू √t इज इक्वल टू t हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अंडर में है, पावर हाफ होने का मतलब होता है अंडर रूट होता है पावर हाफ। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इसीलिए ले रहे हैं ताकि इसको कैंसिल कर सके, जो अनचाहा टर्म है, जो नहीं चाहिए टर्म, उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने का जो तरीका है वही यहाँ पे स्टेप फॉलो किया गया है, बाकी आप इसको बाद में चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर एक बार समझ जाते हैं तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो पावर था इसको अंडर रूट में लिख दिया गया है ताकि समझ में आए कैसे काटा जा रहा है। kb है यहाँ पे, 1 kb से 1 kb कट गया क्योंकि ये अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है। t अंडर रूट में है तो t अंडर रूट में है, ये भी कट गया। m अंडर रूट में है, m अंडर रूट में है, ये भी कट गया क्योंकि इसको भी वैसे ही लिखा गया है, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, 2 बचा, 1/2 बचा, यहाँ पे 1/2 बचा और ये रूट में है, ठीक है, ये रूट में है, ये याद रखिएगा कि ये रूट के अंदर है। तो अंडर रूट 1/2 बचा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, kb इंटू टी, रूट के अंदर ही है और रूट के अंदर m बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये भी रूट में है और ये भी रूट में, ये पूरा का पूरा टर्म रूट में है, ये पूरा का पूरा टर्म रूट में है। तो इस चीज़ को भी हम लोग रूट के अंदर लेके जाएंगे। तो रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यानी अंडर रूट 16 हो जाएगा, तब ना अंडर रूट 16 बाहर निकल के 4 होता है, ठीक है।
तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर रूट में लिख दिए, क्योंकि सारा टर्म अब स्क्वायर में आ चुका है तो हम लोगों का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सारा टर्म एक साथ एक जैसा हो जाता है तो कैलकुलेशन में आसान हो जाता है। अब सबको एक साथ अंडर रूट में लिख सकते हैं, सबका अंडर रूट है, सबका पावर हाफ है, तो सबको कॉमन लेके एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको अंडर रूट में लिख दिए। सबको अंडर रूट में लिखने के बाद ये 2 से यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 कटेगा तो 8 आ जाएगा, तो अंडर रूट 8 kBT/m/, ये हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आ जाता है। और इसी चीज़ को, यही इक्वेशन देता है हम लोगों को एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा। एवरेज स्पीड ये है, आप चाहे तो इसको वैल्यू डाल के भी यहाँ पे लिख सकते हैं ये, और चाहे इक्वेशन में आपको पूछा जाए या फिर ऑब्जेक्टिव बनना जाए तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये वैल्यू याद रखना है। चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे ना पूछे, आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए कि एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कितना होता है। निकालने के लिए बोलेगा 5 नंबर में तो निकाल दीजिएगा, 10 नंबर में अगर किसी एक और टर्म को जोड़ के पूछा जाता है तो वो भी आसान है। इससे ज़्यादा आसान तो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो है। ठीक है, सेम इसी तरह का स्टेप फॉलो करना है, लेकिन हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।